ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहली बात ये है कि आप लोगों को रिवीजन प्लान मिल गया होगा। ठीक है, ओके, सो दैट इज विद यू एंड एज पर द रिवीजन प्लान टुडे वी आर सपोज्ड टू डिस्कस some basic accounting and accounting for depreciation। ठीक है जी। व्हेन वी से बेसिक अकाउंटिंग, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ों को देखा जो स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन क्रिएटिंग होती हैं फॉर देयर एग्जामिनेशन। उसमें पहली बात जो उन्हें कंफ्यूज करती है कि दे ऑफन कंफ्यूज बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात कहता है कोई छोटा सा सवाल पूछ लेता है या सवाल में कोई बात पूछ लेता है और स्टूडेंट परेशान। एज फार एज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसर्न्ड, ये वही हैं जिनको हम 5 मेन हेड्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं और इनको बात सूरतों में एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। 5 मेन हेड्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, ओनर्स इक्विटी। यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी सी बात ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि इस पर आपने गैस वर्क करने की बजाय आपने करेक्ट डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। ओके, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट से पूछा जाए, उसने याद नहीं किया होता ना उसने पढ़ा होता है सही तरीके से, जब एसेट का पूछा जाता है तो सर प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटिटी, एग्जामिनर कभी उसके मार्क्स नहीं देगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिनसे कि पोटेंशियल है आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने का इन फ्यूचर। और इसी तरह से लायबिलिटीज आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, इनकम्स और एक्सपेंसेस और ओनर्स इक्विटी, ये 5 आपके मेन हेड होंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब, तो उसमें आपके 5 कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जिसमें आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है और नोट्स हैं। यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वो बुनियादी बातें हैं जिसमें गलती एग्जामिनर को कभी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने चंद बुनियादी बातें यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हैं। जब यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी तो उसमें यू मस्ट नो कि देयर आर सम प्राइमरी यूजर्स, प्राइमरी यूजर्स जो हैं 3 हैं, इन्वेस्टर, लेंडर एंड क्रेडिटर। Investor, in fact, who has invested his resources, his personal resources in the entity, he is the investor. Lender and creditor, lender जिसने कर्जा दिया हुआ है और creditor जो goods देता है, supplies देता है। अब यहाँ पर 2 बातें ज़हन में रख लीजिएगा, करंट एंड पोटेंशियल। दोनों इसमें यूजर्स आएंगे। करंट जो इस वक्त इन्वेस्टर है आज का, आज जो आपके एंटिटी का ओनर है, शेयर होल्डर है, इज योर करंट इन्वेस्टर। पोटेंशियल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ओनर बनना चाहता है, पोटेंशियल है उसके अंदर। लेंडर जिससे आपने इस वक्त कर्जा लिया हुआ है, पोटेंशियल जो आपको कर्जा देना चाहता है। ठीक है, इसी तर्ज पे आपका सप्लायर, क्रेडिटर जो इस वक्त आपका क्रेडिटर है जिसके आपने पैसे देने हैं, पोटेंशियल जिससे आप माल खरीदेंगे फ्यूचर में और फिर वो क्रेडिटर बनेगा, वो आपके प्राइमरी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आपकी 2 बुनियादें हैं अकाउंटिंग करने की। एक आपकी कैश बेस्ड अकाउंटिंग हो रही होती है और एक एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग हो रही होती है। ये इनफैक्ट आपकी बेसिस ऑफ मेजरिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस भी हैं।
कैश बेस्ड जिसमें कि जितना कैश रिसीव किया, जितना कैश पे किया, उसको आप इनकम या एक्सपेंस कहेंगे। एक्रूअल आप उसको अपने उस साल की इनकम्स या एक्सपेंसेस को पीरियड के साथ मैच करेंगे, वो आपकी एक्रूअल बेस्ड है। यानी कि एक्सपेंसेस को इनकर की बेस पे और इनकम्स को अर्निंग की बेस पे आप अकाउंट फॉर करेंगे। इसकी कुछ प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा अभी। अकाउंटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो दो अकाउंटिंग सिस्टम है, एक सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है और एक डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम मोस्टली जब हम कैश पे अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो दैट इज अकाउंटिंग सिस्टम। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में हमें सिंपल एक कैश बुक बनाना होती है और वहीं से हम फिर अपने प्रॉफिट्स को वर्कआउट करते हैं थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमें ओपनिंग डेट के एसेट्स लायबिलिटीज दिए हुए होते हैं और क्लोजिंग डेट के एसेट्स लायबिलिटीज की मदद से हम ओपनिंग और क्लोजिंग ओनर्स इक्विटी को मालूम करते हैं और उस ओनर्स इक्विटी की मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर जो है वहां से हम प्रॉफिट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट होते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एंड बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री, स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री या प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नंबर 1 कैश बुक। जब हम कैश तो इसके अंदर बैंक ट्रांजैक्शंस भी शामिल होती हैं, ठीक है। तो 2 कॉलम कैश बुक हो गई और अगर डिस्काउंट्स भी शामिल कर लेंगे तो 3 कॉलम कैश बुक हो गई। फिर बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री के अंदर आपके पास जर्नल्स आते हैं जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए आप मेंटेन करते हैं, जिसमें परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल और ये तमाम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए। जब मैं नॉन कैश फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करता हूं तो नॉन कैश फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इवेंट्स भी आ जाते हैं, कंडीशंस भी आ जाती हैं। लाइक मैं जनरल जर्नल को जब जिक्र करूंगा कि जनरल जर्नल किसके लिए बनाया जाता है, आपके इवेंट्स जो नॉन कैश हैं, कंडीशंस जो आपकी एडजस्टमेंट्स हैं, लाइक डेप्रीसिएशन है, प्रोविजन है आपने क्रिएट करनी है, एक्रूअल्स हैं, इन सब के लिए आप जनरल जर्नल के अंदर अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फिर आपने क्लोजिंग एंट्रीज करनी है। जो क्लोजिंग एंट्रीज हैं वो भी जनरल जर्नल में होंगी, उसमें आप डेबिट क्रेडिट एक्सपेंसेस और इनकम्स को क्लोज करने के लिए। देखिए बेटे, दोबारा से एक बात आपसे कहूं, FAR 1 के अंदर हो सकता है डायरेक्टली जनरल जर्नल का कोई सवाल ना आए। FAR 1 में आपसे कैश बुक का कोई क्वेश्चन ना आए, ऑब्वियसली नहीं आएगा, लेकिन उससे मुतल्लिक छोटी सी भी कोई बात अगर एग्जामिनर पूछता है और आपको वो नहीं मालूम तो एक बैड आएगा आपके बाकी के तमाम अटेम्प्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के हवाले से कोई बात कर रहा है और उसमें वो आपसे बात कर लेता, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप कैश फ्लो बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज,
और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज से मुतल्लक अदर इंफॉर्मेशन के अंदर वो कहता है कि जो रिकॉर्डिंग हुई हुई थी आपकी परचेज जर्नल के अंदर, उसकी ये इंफॉर्मेशन। परचेज जर्नल का पता ही नहीं कि परचेज जर्नल में क्या चीज रिकॉर्ड हुई होती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मेथड के तहत स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं और उस डायरेक्ट मेथड में आपको कैश पेड टू सप्लायर्स कैलकुलेट करना है, और कैश पेड टू सप्लायर्स के लिए आपको टोटल परचेजेस चाहिए हैं, और उन टोटल परचेजेस के लिए अगर आपको वो परचेज जर्नल का रेफरेंस देता है तो आपको पता होना चाहिए कि परचेज जर्नल में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस तहरीर। ठीक है, अब ये वो बुनियादी बात है, अगर आपको नहीं पता तो आपका कैश फ्लो का सवाल अफेक्ट हो गया। सेल्स जर्नल सिर्फ क्रेडिट सेल्स के लिए, परचेज रिटर्न जर्नल सिर्फ क्रेडिट परचेजेस जो थी उनके रिटर्न्स के लिए, और सेल्स रिटर्न जर्नल जो क्रेडिट सेल्स थी उनके रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि जिस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट या क्रेडिट हो गया वो कैश बुक से उठाएगा उस ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो ये वो बुनियादी नॉलेज है जो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। कम से कम इन बुनियादी नॉलेज के साथ आपने अपने एग्जाम में एंटर होना है। मैं इस पे बाकायदा कोई प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, सिर्फ एक इनिशियल डिस्कशन के लिए मैंने अभी आपसे बात शुरू की है करना। बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज। बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज, जब भी आपके सामने लफ्ज बोला जाए तो लफ्ज ले आए लेजर। लेजर एक ऐसी किताब है जिसमें डिफरेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। मेन लेजर वो किताब है जिसमें आपके तमाम अकाउंटिंग हेड्स के लेजर अकाउंट्स ओपन होते हैं, और अल्टीमेटली उससे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया तब हमने उस ट्रायल बैलेंस की मदद से अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होती हैं। वेयर एज आपका जो सब्सिडरी लेजर है, सब्सिडरी लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता, ये बात याद रखिएगा। सब्सिडरी लेजर का ट्रायल बैलेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट क्या, हल्का सा समझ लीजिए। आपके बिजनेस एंटिटी में सैकड़ों की तादाद में कस्टमर जिन्हें आप उधार पर चीजें सेल करते हैं, वो सैकड़ों की तादाद में उनसे आपने कैश रिसीव करना है। आप उन सैकड़ों कस्टमर्स का अलग अलग लेजर अकाउंट मेन लेजर में तहरीर नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका मेन लेजर बहुत जखीम हो जाएगा, और उस मेन लेजर का जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा ट्रायल बैलेंस होगा। आप उसको कभी सैकड़ों की तादाद में जो आपके कस्टमर्स हैं उनके आप लेजर अकाउंट्स मेन लेजर में ओपन नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप एक अलग से एक सब्सिडरी लेजर बनाते हैं, उसमें वो सैकड़ों के नाम से अलग लेजर अकाउंट्स बन गए, और उन सब का एक कंट्रोल अकाउंट आप मेन लेजर में बना लेते हैं। वो जो एक कंट्रोल अकाउंट होता है वो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट कहलाता है, या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस में सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, अगर मतलब क्या है कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, सन्ड्री डेटर्स जिसे हम कहते हैं, तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स या सन्ड्री डेटर्स के पीछे एक लिस्ट ऑफ डेटर्स होती है जो कि सब्सिडरी लेजर की शक्ल में मेंटेन हुई भी होती है। याद रखिएगा, ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड होता है। मेमोरेंडम का मतलब याददाश्त के लिए बनाया हुआ। इसकी मदद से आप ट्रायल बैलेंस कभी नहीं बनाते, ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन नहीं जाती, क्योंकि उसका टोटल जो ट्रायल बैलेंस में चला गया आपके मेन लेजर कंट्रोल अकाउंट से। तो जब मेन कंट्रोल अकाउंट से वो ट्रायल बैलेंस में चला गया तो टोटल रिसीवेबल हमें ट्रायल बैलेंस में नजर आ गए। हमें ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक इफेक्ट ही दिखाना है ना, उसका डेबिट इफेक्ट, ताकि उसकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी हो जाए, डबल एंट्री जो हम कर रहे हैं। जी,
यहां तक अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछिए। इसके बाद मैंने जो आपसे एक डिस्कशन थोड़ी सी डिटेल में करनी इज अबाउट एक्रूवल्स। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड या यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड या बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड। अच्छा, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए पहले रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो उसकी बैक पे डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये भी एग्जामिनर इस पे बहुत ज़्यादा documents for financial information. For example, invoice, credit note, debit note, cash memo या cash receipt. अब ये डॉक्यूमेंट्स पे एग्जामिनर एज्यूम करेगा कि आपको पता है इनवाइस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, इनवाइस वो बिल है जिसकी बुनियाद पे क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। आप जब क्रेडिट सेल्स करते हैं, इनवाइस इशू करते हैं, इनवाइस की वजह से डेटर पैदा होता है, और जब डेटर कैश दे देता है, आप उससे कैश रिसीव कर लेते हैं, तो आप कैश मेमो इशू करते हैं, जिसे कैश रिसीट भी कहते हैं। ठीक है, तो डेटर जब इनवाइस से पैदा हो रहा है, तो जिसको इनवाइस भेजी जा रही है उसके लिए क्रेडिटर पैदा हो जाता है, वो इनवाइस रिसीव करता है। इनवाइस लिखकर कौन भेजता है? सेलर, जिसने माल बेचा होता है उधार पे, वो लिखता है कि जी मैंने ये इनवाइस आपको भेजी है, इस पे ये अमाउंट जो है ये एग्रीड अपॉन है। क्या उससे पीछे परचेज ऑर्डर बना हुआ होता है। परचेज ऑर्डर आपको मिलता है आपके कस्टमर से, जिसको आप चीजें सेल कर रहे हैं। वो बताता है कि जी ये इतनी क्वांटिटी इस क्वालिटी की इस रेट पर जो एग्री हो चुका होता है, उसके मुताबिक आप उसके ऊपर बेस्ड आप इनवाइस इशू करते हैं। अच्छा, अब एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है डेबिट नोट और क्रेडिट। आप जब इनवाइस इशू करते हैं, उसका मतलब है कि आपने जिस शख्स को इनवाइस इशू किया वो शख्स आपका डेटर बन गया, उसको आपने अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया। अगर उस इनवाइस में कम रकम लिखी गई तो आप पीछे एक नोट भेजेंगे, उसको कहेंगे डेबिट नोट, कि मजीद मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, इनवाइस में कम रकम लिखी गई थी। तो डेबिट नोट जो भी होगी उसमें इजाफा कर देगा। इनवाइस में मौजूद 1 लाख रुपए की रकम अगर गलत लिखी गई, वो असल में 1,10,000 थी, तो अब 10,000 की नई इनवाइस तो नहीं भेजेंगे, माल तो आप भेज चुके हैं, उसमें माल की डिस्क्रिप्शन आप उसके पीछे भेजेंगे एक डेबिट नोट कि जी आपको हम डेबिट नोट भेज रहे हैं, अब आपकी रकम में मजीद इजाफा हो गया, आपने 1 लाख नहीं देने बल्कि 1,10,000 देने मौजूद होंगे। अब अगर आपने इनवाइस भेजी थी 1 लाख की, मालूम हुआ कि हमने 20,000 रुपया ज्यादा लिख दिया है, अब आप उसके पीछे पीछे क्रेडिट नोट भेज रहे होंगे कि जनाब हमने आपको गलत डेबिट कर दिया डेटर्स के तौर पर, लिहाजा 20,000 से हम आपको अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम क्रेडिट नोट, जब हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो हम डेबिट कर रहे हैं, तो डेबिट नोट भेज रहे हैं। ओके, वसूल करने वाला जब इनवाइस रिसीव करता है तो जिससे इनवाइस आई होती है वो उसका सप्लायर होता है, उसको क्रेडिटर बना लेता है, क्योंकि परचेजेस उसने किए हैं तो इनवाइस मिली है ना। तो परचेजेस को या इन्वेंट्री को डेबिट करके वो क्रेडिट कर देता है उस सप्लायर को होती है।
अब उसके पीछे पीछे अगर डेबिट नोट उसको मिला है तो डेबिट नोट भेजने वाला कहता है कि मैंने आपको डेबिट कर दिया, डेबिट नोट वसूल करने वाला उतनी रकम से जो डेबिट नोट भेजने वाला होता है उसको क्रेडिट कर देता है। और जब क्रेडिट नोट रिसीव होता है तो क्रेडिट नोट भेजने वाला क्रेडिट नोट भेज रहा है कि मैंने आपको क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट नोट रिसीव करने वाला उस शख्स को डेबिट कर देता है। ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रख लीजिएगा। डेबिट नोट भेजता तो नहीं, रिसीव करना। मैं समझा कस्टमर। अभी उस तरफ में एक और बात की तरफ भी आता हूं जो शायद आप कहना चाह रहे हैं। अभी तो मैंने बात की है कि सेलर इनवॉइस भेज रहा है, सेलर डेबिट नोट भेज रहा है और सेलर ही क्रेडिट नोट भेज रहा है। ये बातें मैं बोल चुका हूं। अब मैं अगली नोट का एक और कॉन्सेप्ट है, या यूं कह लीजिए कि डेबिट नोट का एक और इस्तेमाल है। जो बायर है जब वो देखता है कि मुझे जो इनवॉइस मिली है इस इनवॉइस में सपोजली 10 चीजें लिखी हुई थी जबकि मुझे 9 या 8 आइटम्स मिली हैं, 1 लाख की बजाय 80,000 का माल मिला। वो कहता है कि जी मुझे इनवॉइस ज्यादा रकम की मिल गई है। अब वो उसके पीछे उसे फॉलो करता है, कहता है जी कि आपने मुझे माल पूरा नहीं भेजा, लिहाजा वो एक रिक्वेस्ट भेजता है। उस रिक्वेस्ट का मकसद क्या होता है कि जी मुझे एक क्रेडिट नोट इशू किया जाए। रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग क्रेडिट नोट डेबिट नोट कहलाता है, जो भेजने वाला शख्स है उसके लिए। तो डेबिट नोट 2 मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो जो सेलर ओरिजिनली अगर भेज रहा है, और दूसरा अगर बायर इनवॉइस की अमाउंट में कमी करवाना चाहता है तो एक रिक्वेस्ट भेजेगा टू इशू क्रेडिट नोट। दैट रिक्वेस्ट इज आल्सो नोन एज डेबिट नोट। वो एक अलग से कॉन्सेप्ट है। वो डेबिट नोट अभी रिकॉर्ड नहीं होता, वो डेबिट नोट की अभी अकाउंटिंग तब तक नहीं करेगा जब तक कि अप्रूव नहीं हो जाएगा। असल में वो रिक्वेस्ट है इस चीज की कि मैंने आपको जो क्रेडिट किया हुआ है इतनी अमाउंट से, 1 लाख से, मुझे डेबिट करने की इजाजत दी जाए। उसके अगेंस्ट जब क्रेडिट नोट भेजेगा तब आप डेबिट कर सकते हैं अगर आपने उसका डेबिट नोट भेजा है। और डेबिट नोट एक और मकसद के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब आप परचेज की हुई गुड्स को रिटर्न करते हैं तो आप जो डॉक्यूमेंट साथ भेजते हैं उसको डेबिट नोट कहते हैं। अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि आपने गुड्स परचेज की थी, आपको इनवॉइस मिली थी 1 लाख रुपए की, उसमें 20,000 की गुड्स फॉल्टी हैं। अब आपने 1 लाख से क्रेडिट तो कर दिया क्रेडिटर को गुड्स परचेज करके, अब आप उसको डेबिट करना चाह रहे हैं। गुड्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फॉल्टी हैं, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक वो कहेगा नहीं कि जी ठीक है मैं तस्लीम करता हूं कि मैंने आपको जो चीजें भेजी हैं वो ठीक नहीं है, उस वक्त सेलर को रिवर्स नहीं कर सकते। आपने उसको क्रेडिट किया हुआ एज ए क्रेडिटर, आप उसको डेबिट तब करेंगे जब वो अप्रूव कर देगा आपके डेबिट नोट को। तो डेबिट नोट इज ए रिक्वेस्ट दैट इज सेंट बाय द बायर टू द सेलर अलॉन्ग विद द रिटर्न्ड गुड्स। तो ये मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट्स इसके डेबिट नोट के बताए हैं, इनको अच्छी तरह से ज़हन-नशीं कर लीजिएगा। मैं आपको इस बेसिक इंफॉर्मेशन में एक और डिस्कशन करूं, परपेचुअल एंड पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम्स फॉर इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग। लेकिन ये बात मैं बाद में आपसे करूंगा, फिलहाल मैंने नोट कर लिया। अभी मैं आपके साथ एक्रूअल्स की बात करने जा रहा हूं। एक्रूअल्स का कॉन्सेप्ट बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग में भी मिलता है,
आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने के वक्त भी इसकी ज़रूरत पेश आती है, और अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछ लेता है तो वहाँ पर भी है। ये एक इतनी बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिसके बगैर आपकी अकाउंटिंग कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इसलिए इस एक्रूअल्स की तह में पहुंचना बहुत जरूरी है, या इस एक्रूअल के ऊपर 100% सॉलिड ग्रिप होना बहुत जरूरी है। 2-3 छोटे छोटे से सिनेरियो मैंने बनाए हैं। इन सिनेरियोस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद मैंने कुछ आपके लिए एमसीक्यू बनाए हुए हैं, उन एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ थोड़े मुझे स्पेस मैनेजमेंट कर लेने दीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है। ऑफिस रेंट आपने एग्री किया हुआ ऑनर के साथ of the building 20,000 per month. During the year 2020, the owner of the building requested to pay for 15 months rent. आप अकाउंटिंग 1 साल की कर रहे हैं, कितना एक्सपेंस अकाउंट फॉर करेंगे 1 साल? ठीक है, तो आप यूं इसको देख लीजिए। मैं अगर इसको आपके साथ कुछ ऐसे शेयर करूं, आपका 1 महीने का रेंट है 20,000, ट्वेल्व मंथ्स का रेंट आपका बनता है 240,000। वेयर एज आपने 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना पे किया? 300,000। इसमें जो 240,000 है उसको आप ये इनकर्ड एक्सपेंस है और ये पेड है। आपने इनकर्ड वर्सेस पेड की गेम खेलना होती है इसमें, जब भी आपने एक्सपेंस को अकाउंट फॉर करना। आप करते क्या हैं? एक्सपेंस को आप डेबिट करते हैं इनकर्ड के साथ, कैश को आप क्रेडिट करते हैं पेड के साथ। ये बात बस ज़हन में रखनी है, यहां पर गलती कभी नहीं करनी। जो इनकर्ड है वो क्या है? दैट बिलोंग्स टू योर ईयर, टू योर अकाउंटिंग। और कैश जितना पे किया उससे ज्यादा तो कैश को आप क्रेडिट कर ही नहीं सकते। अब आप देखिए कि आपने ज्यादा पे किया है तो वो डेबिट में आपको बैलेंस की तरफ लेके जा रहा है, आपका एडवांस है, एसेट है, प्रीपेड है। फॉलोड? इस तरफ आइए। ऑफिस स्टाफ सैलरीज आर पेड 50,000 per month. Staff worked for the full year in 2020, but entity could pay for 10 months during the year only. अब इसमें निकाल लीजिए कि इसमें incurred कितना है? 50,000, 12 महीने काम किया, 600,000। पेड कितना है? 50,000 टाइम्स 10 इक्वल्स टू 5 लाख।
अब आप इसकी अकाउंटिंग कर लीजिए। आपका एक्सपेंस कितने से डेबिट होगा? इनकर्ड से। ठीक है, इनकर्ड कितना है? 600,000। क्रेडिट होगा पेड से, पेड है आपका 500,000। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 100,000 क्रेडिट में आपकी लायबिलिटी है, पेएबल है। इजी, काबू में आ जाती है ट्रांजैक्शन। आपने इनकर्ड वर्सेस पेड के साथ खेलना है, जबकि इनकम में अर्नड वर्सेस रिसीव्ड के साथ खेलना है आपने। आपकी अर्निंग 12 मंथ्स को शो वे में आप इसको लेके चलें, आपकी कभी गलती नहीं होगी। वो भी यही है ना, जो अर्नड होगा उससे ज्यादा अगर आए तो अनअर्नड हो गया, तो पहले अर्न को लेना आप। अब देख लीजिए नंबर 3 में, सेलिंग प्राइस इज 2000 पर यूनिट। अ कस्टमर पेज 100 यूनिट्स of which 90 units were sold during the year, whereas remaining 10 units will be sold in the next year. अब इसमें देखें, आपने इस साल में कितने यूनिट, इस साल में कितने यूनिट सेल किए? 90। एक यूनिट कितने का? टोटल क्या बन जाता है? 180,000। जबकि रिसीव कितना किया? कस्टमर ने तो आपको 100 यूनिट्स का भेज दिए पैसे, इज इक्वल 200,000। अब बात क्या है? कैश क्या रिसीव किया आपने? कैश आपने जितना रिसीव किया उतने से आप डेबिट करें। इनकम को कितने से आप क्रेडिट कर सकते हैं? जितनी अर्नड है सिर्फ उतने से क्रेडिट कर सकते हैं, अर्नड से ज्यादा को आप इनकम में क्रेडिट नहीं कर सकते। एडवांस में आपको कितनी रिसीव हुई जो कि अनअर्नड है? $20,000 जो अनअर्नड है वो आपकी लायबिलिटी बन गई। फॉलोड? सेलिंग प्राइस आपकी 2000 पर यूनिट। अ कस्टमर पेज फॉर 10 यूनिट्स बट बाइज 15 यूनिट्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ द प्राइस विल बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट रिपोर्टिंग। अब यहां पर आप देखिए जी, अर्न कितना है? 15 यूनिट्स। ठीक है, सॉरी, जी 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 30,000 कितने हैं? 10 times 2000 is equal to 20,000 received। अब आप इसकी एंट्री क्या पास कर रहे हैं? कैश आप डेबिट करते हैं जितना रिसीव हुआ उतने से, इनकम आप क्रेडिट करते हैं ओके ओके। अब इसको बैलेंस करें, 10,000 आपकी जो है वो क्या है? इनकम ड्यू रिसीवेबल। ये है बेटा, ये एक्रूअल्स हैं। ये 5 ट्रांजैक्शंस मैंने आपके सामने लिखी हैं। इन 5 ट्रांजैक्शंस को आप अभी जरा अकाउंट फॉर करेंगे। आप बताएंगे मुझे हाउ टू वर्क इट आउट। जी, रेंट पेड फॉर 10 months। ओके, ऑफिस यूटिलाइज्ड फॉर फुल ईयर।
ऑफिस यूटिलाइज्ड फुल ईयर एंड रेंट पेड फॉर 10 मंथ्स। अकाउंटिंग एंट्री इसमें बताएं इनकर्ड क्या है, 12 मंथ्स का इनकर्ड है और पेड कितना है 10 मंथ्स का। तो आप इसको रेंट एक्सपेंस कितना लेके जा रहे हैं, एक्सपेंस 1,20,000 कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर 10 महीने का इतना है तो आपका 12 मंथ्स का कितना है। और रेंट पेएबल इज हाउ मच 20,000। ओके, रेंट पेड फॉर 18 मंथ्स 360। अब आप मुझे बताइए रेंट एक्सपेंस कितना होगा और सेकंड इफेक्ट क्या होगा। रेंट एक्सपेंस 2,40,000 का रेंट एक्सपेंस, एडवांस रेंट एज एन एसेट 1,20,000। Followed, salaries paid during the year 84,000, of which 4,000 were paid in advance for the next year। इसमें मुझे बताइए सैलरी एक्सपेंस कितना होगा, 84,000 या 80,000? ठीक है, और 4,000 क्या है, नेक्स्ट ईयर के लिए है ना। एडवांस सैलरी एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है, क्या है, एडवांस सैलरी एसेट, एडवांस सैलरी एक्सपेंस, खैर है ना। ओके, रिपेयर इनवाइस आपको रिसीव हुई है 100,000 की, ऑफ which 60% was paid and the balance is outstanding। एक्सपेंस कितना है, 60,000 एक्सपेंस है। ओके, गौर से देखो, मुझे बताओ इनकर्ड कितना है, पेड कितना है, गौर से देखो ये। अच्छा, मुझे जरा ऑनलाइन बच्चों को इन्वॉल्व करने दीजिए। जी बेटे, ऑनलाइन हमारे साथ जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, जी बेटे जान, आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहें आप मुझे बताइए। 60,000 incurred। आपका इनकर्ड कितना है इसमें, 60,000। 60,000 और पेड कितना है, पेड कितना है, क्योंकि मैंने आपको कहा इनकर्ड और जो इनकर्ड है। आप देखो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, ठीक है। आप इनकर्ड के कॉन्सेप्ट को अगर नहीं पकड़ोगे तो आप ये गलतियां करते रहोगे। Incurred is the expense that belongs to incurred means the expense that belongs to the year। आपको जो इनवाइस मिली है तो वो इनकर हुआ है ना, इस साल से मुतल्लिक है ना। तो आपका इनकर्ड 1,00,000 का, उसमें से पे आपने कितना किया, 60 was paid and the balance is still due। ठीक है, तो आपका जो रिपेयर एक्सपेंस है 40,000 पेबल, ठीक कह रहे हो, 1,00,000 इनकर्ड, शाबाश जानब, बिल्कुल ऐसा। आपका सैलरी एक्सपेंस इज 100,000 और सैलरीज पेएबल is 40,000। ओके, नेक्स्ट कहता है अ बिल ऑफ स्टेशनरी यूज्ड स्टिल ड्यू फॉर ₹70,000, दैट इज 35% ऑफ द टोटल स्टेशनरी यूज। आपने स्टेशनरी यूज की
और इसका बिल अभी तक ड्यू है 70,000, जो कि 35% है टोटल स्टेशनरी का, जो कि आप यूज कर चुके हैं। ओके, द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग 65% हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो 65% को रिप्रेजेंट कर रही है अमाउंट, वो अभी भी पेएबल है। जी बोलें, आपने किस तरह से 2 लाख कैलकुलेट किया? 70 जो है डिवाइडेड बाय उसकी अपनी परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100 कम्स टू 200,000। ये इनकर्ड है आपका। तो आपका स्टेशनरी एक्सपेंसेस 200,000 और स्टेशनरी पेएबल कितना है जी? 70। ओके, और कैश इज 130। ठीक है जी, चलें, दैट्स वंडरफुल। अच्छा बेटे जान, मैंने अब आप लोगों के साथ कुछ MCQs डिस्कस करने हैं, एंड हियर आई विल टेक अ ब्रेक फॉर अराउंड 15 मिनट्स। आई विल बैक बाय 3:30। ओके, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद मैं आपको मजीद बताता चलूं, प्लीज होल्ड ऑन। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की गपशप लगेगी। ये जरा देख लीजिएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मैंने कुछ आपके लिए वर्किंग की हुई है, जो कि हम बेसिक फिक्स एसेट से रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे, डिस्पोजल से रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ओके, सो आई विल बी बैक एट 3:30 इंशाल्लाह। थैंक। एक्रूअल्स की कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस इधर मौजूद है। आई एम नॉट डूइंग दिस प्रैक्टिस राइट नाउ। याद रखिए कि एक्रूअल्स का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन तो आपको कभी नहीं आएगा, लेकिन बहुत सी जगहों पे बगैर एक्रूअल्स के आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए एक्रूअल्स पे बहुत सॉलिड ग्रिप आप लोगों की होना बहुत जरूरी है। आई विल टेक यू थ्रू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नाउ। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, IAS 16। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि बजाते खुद इसमें से क्वेश्चन भी आता है, और ये चैप्टर आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अगर इस चैप्टर पे आपको ग्रिप नहीं है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ठीक नहीं होगी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में जो ऐड बैक करें डेप्रिसिएशन, या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, या गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, या खुद उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश इनफ्लो आउटफ्लो, तो बहरहाल ये डेप्रिसिएशन का और ये इसका IAS 16 का एक अच्छा खासा आप होना ज़रूरी है। फिर ये आपको उसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी आपसे बाज़ का तो डेप्रिसिएशन से मुतल्लिक, फिक्स एसेट से मुतल्लिक चीज़ें पूछ रहा होता है, और बहुत सी जगहों पर भी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से मुतल्लिक वो थ्योरेटिकल बातें पूछ सकता है आपसे। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्यों इसको आपने होल्ड किया हुआ है, डेफिनेशन है, आपने क्यों इसको होल्ड किया हुआ है, वो जो 4 रीजंस हैं वही इसकी डेफिनेशन है। आपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए होल्ड किया हुआ है, सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए आपने होल्ड किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होल्ड किया हुआ है, या आपने रेंटल टू अदर्स के लिए होल्ड किया हुआ है। मकसद बेसिकली इसका ये है कि बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाना है, और बिजनेस को इसका इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर पहुंचने की अगर तवक्को है तो वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट। इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया 2 हैं। अब ये वो बात है, एग्जामिनर पूछेगा, आप अगर अपनी तरफ से तकरीर लिख देंगे तो कभी भी एग्जाम्स में आपके मार्क्स नहीं आएंगे। टू द पॉइंट लिखेंगे तो 2 ही पॉइंट्स हैं, रिलायबल मेजरमेंट है और इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसकी मेजरमेंट एट रिकग्निशन
और आफ्टर रिकग्निशन। एट रिकग्निशन आपने हमेशा कॉस्ट पे इसको मेजर करना है। आफ्टर रिकग्निशन आपने इसको रीवैल्यूएशन पे लेकर आना, ठीक है। या कॉस्ट मॉडल पे लेकर आना है आफ्टर रिकग्निशन। आई रिपीट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की के रेफरेंस में एट रिकग्निशन तो कॉस्ट पे है, आफ्टर रिकग्निशन आपके पास दो मॉडल है, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। अब जब एट रिकग्निशन कॉस्ट पे आपने इसको मेजर करना है तो यू मस्ट नो व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट इंक्लूड्स द परचेज प्राइस if you are buying the asset, cost of construction if you are constructing the asset, और exchange transaction है तो उसमें आपने देखना है कि कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है या नहीं। अगर कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद नहीं है तो जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन है वो उसकी कॉस्ट होगी जो आप एसेट खरीद रहे हैं, एक्सचेंज में लेकर आ रहे हैं। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन होगी विद द कैश। वो भी बात मैं भी आपके साथ करूंगा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट या आफ्टर रिकग्निशन मेजरमेंट की बात हम बाद में करते हैं। फिलहाल मैं इसकी दो न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दो इलिस्ट्रेशंस हैं। पहली इलिस्ट्रेशन जिसमें कि वो आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ एसेट आप बताइए क्या होगी। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन विद द एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट 950 आ गया। ऑलराइट, डिलीवरी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड। आपने उस एसेट को जहां से खरीदा वहां से लेके आपके प्रेमिसेस तक की कॉस्ट शामिल होगी। अब आपने एसेट को इंस्टॉल, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट शामिल होगी। आपने उस एसेट को इंस्टॉल करने से पहले साइट प्रिपरेशन करनी है, उसकी साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट शामिल होगी। उसके लिए कोई आर्किटेक्ट फी है, आपने बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग के लिए आर्किटेक्ट फी है, जो भी आप उसकी करना चाह रहे हैं बेस तैयार। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस शामिल नहीं होता क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका उस एसेट के लिए इनकर नहीं हो रहा बल्कि आपकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस उसके लिए आप पे कर रहे हैं, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब यहां पर उसने कहा है उसकी साइट रेस्टोरेशन की कॉस्ट, डीकमीशनिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, एसेट जो आज से उसकी जिंदगी जब खत्म होगी उस वक्त आपको इनकर करना पड़ेगी, तो वो वाली कॉस्ट जो है वो शामिल होगी। उसको शामिल करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू को शामिल करना होता है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, उसकी फ्यूचर कैश फ्लोज, और फिर उसको आप शामिल करते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ द एसेट के अंदर। तो यूं आपके पास टोटल कॉस्ट इस केस में 1.64 मिलियन आ गए। छोटा सा सवाल। अच्छा, अब इस कॉस्ट ऑफ एसेट, ये तो था आपने एसेट बाय किया था। अब अगर आपने एसेट एक्सचेंज किया है, यानी कि आपने अपना एसेट देकर एक नया एसेट लिया है, अब ये भी तो इनिशियल रिकग्निशन है ना। तो इनिशियल रिकग्निशन के वक्त हमने उसकी कॉस्ट मालूम करनी है। I-60 कि अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा
तो जो कॉस्ट, जो उसकी कैरिंग अमाउंट है वही, जो एसेट दे रहे हैं आप, जो उसकी कैरिंग अमाउंट है वही लेने वाले एसेट, जो एसेट आप ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसकी कॉस्ट होगी। और उससे ऑनवर्ड्स हम उसकी फिर डेप्रिसिएशन का सिलसिला करेंगे शुरू, यानी कि कॉस्ट उसकी क्या होगी, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप। किस सूरत में, अगर कमर्शियल सब क्वेश्चन अराइजेस कि कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये है कि जो एसेट आप देखकर उसके बदले में दूसरा एसेट ले रहे हैं, उसकी वजह से आपके बिजनेस के कैश फ्लोज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरे लफ्जों में अगर थोड़ा सा टेक्निकल मैं बात करूं तो एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू जो आपकी इस एसेट की है, जो आप दे रहे हैं, वही एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू उस एसेट की है जो आप, ये एसेट आपके बिजनेस से निकलने के बाद आपके बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वही रहेगी। तो इसका मतलब है कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर आपके बिजनेस की वजह से या इस एसेट की मौजूदगी में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है वो डिफरेंट हो जाएगी, अगर ये एसेट देखकर आप इसके बदले में दूसरा एसेट लेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज आपके बिजनेस की चेंज हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है। अब अगर कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है तो जो एसेट आप दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू पर आप उस एसेट को लेंगे कॉस्ट के तौर पर, ठीक है। इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूरी है करना, की बेस पर हमने देखना होता है कि बात का हम कैश भी रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं। एक एग्जांपल है आपके पास एक्सचेंज ऑफ एसेट की, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू 3 एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फिक्स एसेट। 1, 2 एंड 3, 3 आपको बताई हुई है। पहले में क्या कह रहा है कि कैश रिसीव्ड 1 मिलियन। जी बेटा कुछ पूछना है? एक मिनट ठहरो, मैं इसको थोड़ा सा, अभी ठीक है बेटा? ओके। कैश रिसीव्ड और पेड, उसने, आप फिलहाल सिर्फ फोकस करेंगे 1 पर। 1 कैश पे किया आपने। ओरिजिनल कॉस्ट एसेट जो आपके पास मौजूद था, जो आप गिव अप कर रहे हैं, और दूसरा एसेट आप ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। एसेट जो आप गिव अप कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10.3 और बुक वैल्यू 6.4 है, मींस इन बिटवीन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू उसकी 8.5 मिलियन की है। यहां पर वो कहता है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजर्ड। दोनों की फेयर वैल्यूज गिवन है, ठीक है, और दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती हैं। और वो ये कह रहा है कि जो एसेट हमने अब रिसीव करना है उसकी कॉस्ट क्या होगी। जी जनाब, आप एसेट ले रहे हैं 7.1 मिलियन की फेयर वैल्यू है उसकी। आपको थोड़ा सा सोचने का मौका देता हूं, सिर्फ सिनेरियो 1 देखिए और ये पढ़िए। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 fair value of both assets are reliably measurable, which is given. We have also paid, we have received 1.1, not paid, we have received without bracket, we have received 1.1। पुराने एसेट जो एसेट दे रहे हैं यानी कि 8.5 की फेयर वैल्यू
जो यानी कि जो एसेट आप खरीद रहे हैं वो 7.1 उसकी कॉस्ट की बजाय 8.5 उसकी कॉस्ट होगी। अच्छा, और कोई बात? आप कैश भी तो रिसीव कर रहे हैं। जो कैश रिसीव करेंगे उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी? कैश रिसीव का है तो कैश डेबिट क्रेडिट किसको करेंगे? एसेट को। तो वो तो फिर उसकी चेंज हो गई ना वैल्यू। जी हाँ, आपका एसेट जो है 8.5 की फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप माइनस कैश जो आप रिसीव कर रहे हैं। देखो ना, आप जो एसेट दे रहे हैं मुझे, उसके बदले में आप मुझसे 1.1 मिलियन रिसीव भी कर रहे हैं। तो मैं दे रहा हूं उसकी वैल्यू क्या होगी? जो आपके पास एसेट है उसकी फेयर वैल्यू माइनस मैं कैश भी आपको दे रहा हूं और एसेट भी दे रहा हूं, तो डेफिनेटली आप जितनी वैल्यू का एसेट मुझे दे रहा हो उसकी वैल्यू ज्यादा है, और जो वैल्यू का एसेट मैं दे रहा हूं उसके साथ मैं कैश आपको दे रहा हूं उसकी वैल्यू कम है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो वैल्यू ऑफ एसेट है माइनस जो कैश मैं आपको दे रहा हूं उसको माइनस करके आपके एसेट जो आपकी 7.4 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, फॉलोड? दूसरा सिनेरियो, in case of transaction 2 fair value of the asset received is clearly more evident। वो कह रहा है fair value of the asset received, जो asset received है, जो asset given up है, उसकी fair value clearly evident नहीं है, जबकि asset received जो है उसकी fair value clearly evident है, वो ज्यादा सही reliably measure हो सकती है। तो फिर received जो है उसकी fair value पर उसको कॉस्ट के तौर पर लेंगे। तो इसमें हमारे पास कैश भी तो जा रहा है। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे आप उसको। एसेट की कॉस्ट आपकी जो होगी 9 होगी, तो कैश जा रहा है आपकी एसेट की कॉस्ट के तौर पे आप उसको 9 के तौर पे लेंगे। ठीक है, आप जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में उसको डाल देंगे वो लॉस में चला जाएगा आपका 2.1। एसेट डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, आपका लॉस में चला जाएगा। एसेट की कॉस्ट के तौर पे मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, आप एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे उसको। एसेट की कॉस्ट 9 मिलियन होगी। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है कि केस 3 जो है फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट, दोनों में से किसी एसेट की फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबली मेजर नहीं हो रही कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। ऐसी सूरत में आप पे नहीं कर रहे होते। सही, तो ये ओके बेटे जी। हमारे पास कहता है क्वेश्चन, देखिए 100,000 and can be easily used for 10 years। कॉस्ट उसकी 100,000 है, 10 years यूजफुल लाइफ है। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी इंटेंड्स टू यूज द एसेट फॉर 6 years, at which point expected residual value will be 40,000 our current price। अब जब ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या कहेंगे, उसकी डिप्रीसिएशन कैसे कर? देखें जी, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रीसिएबल अमाउंट, एंड दैट डेप्रीसिएबल अमाउंट इज देन स्प्रेडेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और उसकी यूजफुल लाइफ जो है आपकी 10 years होगी या 6 years होगी? 6 years। कहता है इजीली आप उसे 10 साल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने फैसला किया उसको, तो फिर 6 साल में उसको करेंगे ना। सही।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आपको फॉर्मूला ज़रूरी होता है समझना। 10,000 की कॉस्ट है, हैज़ एन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 2,000, यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। आपको यहाँ पे उसका फॉर्मूला लगाना ज़रूरी है। रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट 1 माइनस nth रूट, n क्या है इसमें, यूजफुल लाइफ, और इनसाइड आप क्या लेंगे, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय द कॉस्ट। इससे आपको डेप्रिसिएशन का रेट निकलेगा डेसिमल में, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज आ गई। और ये करना होता है जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आप चल रहे होते हैं। ओके, फ़ायदा या चेक इसका क्या है, इसकी जो लास्ट नेटबुक वैल्यू होती है वो इक्वल टू द रेजिडुअल वैल्यू होती है। ठीक बात। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड भी आपने कॉस्ट में से उसकी रेजिडुअल वैल्यू को लेस करने के बाद जो अमाउंट होती है उस पर आपने फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होती है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट, जितने साल उसकी यूजफुल लाइफ होती है उतने साल का आप सम कर लेते हैं, और पहले साल डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा 5/115, दूसरे साल 4/115, सो एंड सो फोर्थ। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इससे 115 सही कैलकुलेट किया कि सिर्फ 15 है? आई ट्रस्ट उसने, हाँ 100 नहीं है, सिर्फ 15 है। ठीक है, 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, ठीक है। तो यूं आपकी इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाती है। याद रहे कि डेप्रिसिएशन जब आपने स्ट्रेट लाइन मेथड पे कैलकुलेट करनी है, या रिड्यूसिंग बैलेंस या सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड पे कैलकुलेट करनी है, या नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड पे कैलकुलेट करनी है, तो आपने रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद जो कॉस्ट में से अमाउंट आती है वो डेप्रिसिएबल अमाउंट होती है। उस डेप्रिसिएबल पे आपने डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट, वेयरएज जो आपकी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है फर्स्ट ईयर कॉस्ट पे ऑनवर्ड्स नेट बुक वैल्यू। इस पर कुछ टिप्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और उसके बाद कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे मजीद। नहीं, कोई रिपीट नहीं होगा। जो बात है वो अभी आप समझ लें, सीख लें। अच्छा जी, ये टिप्स आप जरा देख लीजिए जी। सिलेक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, आपसे पूछता है एग्जामिनर डेप्रिसिएशन मेथड सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, किन बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन मेथड सेलेक्ट करते हैं। ये लफ्ज़ ज़हन में आपके होना चाहिए, पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट की बेसिस पे। ठीक बात। और डेप्रिसिएशन रेट जाता है यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट की बेस पर। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट उसके जो है वो एलिमेंट्स हैं, यूजफुल लाइफ एंड उसकी रेजिडुअल वैल्यू, जिस पे बेस्ड आप डेप्रिसिएशन रेट फिर देख रहे होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो उसकी यूजफुल लाइफ 1 डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ इंटू 100 आपका स्ट्रेट आ जाता है। रेजिडुअल वैल्यू आपकी, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करना है तो उसमें रेजिडुअल वैल्यू का फार्मूला भी हमने सीखा। फाइनेंशियल एक्सपेंस अकाउंट इज क्लोज्ड इनटू द इनकम स्टेटमेंट एज एक्सपेंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन का अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस आए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट का, क्योंकि उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स वगैरह चल रही हैं, जो फाइनल बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट लॉस में क्लोज हो जाएगा, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में एज एन एक्सपेंस। Whereas carry forward balance of provision for depreciation is subtracted from the carry forward balance of the fixed asset. Net book value मालूम करने के लिए, which is shown in the while calculating depreciation charge for the year, following information must be gathered firstly. बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब भी कैलकुलेट करना है आपके पास डेप्रिसिएशन रेट होना चाहिए,
मेथड होना चाहिए, ठीक है, और आपको डेप्रिसिएशन बेसिस पता होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन बेसिस क्या है कि टाइम प्रोपोर्शनेट है। देखो स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन बेसिस स्ट्रेट लाइन मेथड है या सॉरी आई एम सॉरी टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस है या फुल ईयर डेप्रिसिएशन है इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ये बात दोबारा बोल देता हूं मैं। आपने एक एसेट खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जब आपने एसेट खरीदा तो आपने उसको पूरा साल डेप्रिसिएट करना है या टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन। अगर आपको डेट नहीं दी हुई, क्या है कि साल के दौरान में एसेट खरीदा है, तो आप टाइम प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फुल ईयर डेप्रिसिएशन। और अगर उसने आपको डेट्स दी हुई हैं तो फिर टाइम प्रोपोर्शनेट पे कैलकुलेट करेंगे। इसी तर्ज पे अगर आपने फुल ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है इन द ईयर ऑफ परचेज, तो इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी। अगर इन द ईयर ऑफ परचेज जिस साल में आपने एसेट को खरीदा था उस साल में अगर फुल ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है तो इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल फिर आप प्रोपोर्शनेट वगैरह नहीं करेंगे, फिर कोई डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट होगी। हाँ, अगर प्रोपोर्शनेट चल रहा है इन द ईयर परचेज तो डिस्पोजल में भी प्रोपोर्शनेट ही चलेगा। अब इस पॉइंट को भी देख लें, वेयर डेट ऑफ परचेज ऑफ डिस्पोजल इज गिवन ऑलवेज यूज टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस। ये बात मैं आपके साथ कर चुका हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने क्या करना होता है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपने क्या करना होता है। अच्छा, अब होता ये है कि हमने जब एसेट डिस्पोज ऑफ करना है जिस साल में, उस साल में हमने डेप्रिसिएशन कब तक की कैलकुलेट करनी है। जब डिस्पोज ऑफ करना है जिस डेट तक वो एसेट आपके इस्तेमाल में रहा उस डेट तक की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। और वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट होकर आगे चलती है। और ये उसी सूरत में है अगर टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे है, अदरवाइज आप नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल है। While recording accounting entries for disposal of fixed asset, follow the following steps. Disposal of fixed assets के steps हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ इनटू द एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जितनी कॉस्ट है एसेट की जो आपने बेचा है उसके कॉस्ट अकाउंट में से निकाल के डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करें, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कंप्लीट करें और उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यानी कि उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी डिस्पोजल में लेके जाएं। और एसेट कैश पर बिका है या क्रेडिट पे बिका है, वो जो भी अमाउंट है एसेट डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगी, ठीक है। उसको ऐसा ही समझा जाएगा कि एसेट डिस्पोजल की प्रोसीड है, सेल प्रोसीड है। अगर उसकी सिंगल आपने अकाउंटिंग वन अकाउंटिंग आपने एंट्री करनी है तो क्या है, ये आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट या बैंक डेबिट या इंश्योरेंस क्लेम डेबिट और एसेट कॉस्ट से क्रेडिट, और अगर गेन है तो ये आपका गेन प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट, अगर लॉस है तो लॉस आपका प्रॉफिट लॉस में डेबिट। ओल्ड एसेट की ट्रेड इन अलाउंस किसको कहते हैं, ये बताइए। ट्रेड इन अलाउंस जो आप पुराने एसेट, आपने सही कहा बिल्कुल, जो आपने पुराने एसेट को देते वक्त उसकी जो कीमत आपने मालूम की उसको ट्रेड इन अलाउंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने नया एसेट के लिए जो कैश दिया, नए एसेट के लिए जो कैश दिया वो कॉस्ट ऑफ द नए एसेट से कम है, तो इसका मतलब पुराने एसेट
की वैल्यू बैलेंसिंग अमाउंट है, ठीक है। दूसरे लफ्जों में ये इक्वेशन बनती है कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू कैश कंसिडरेशन प्लस ट्रेड इन अलाउंस, ठीक है, fair market value of old asset. कह सकते हैं। सर ये एक बात था ट्रेडिंग अलाउंस, ट्रेड इन अलाउंस, ट्रेडिंग नहीं है ये, ट्रेड इन अलाउंस। देखो बेटे, आपका एसेट था 100 जो आपने मार्केट से खरीदना है, उसके लिए कैश आप दे रहे हैं 75, तो इसका मतलब है जो आप बचत कर रहे हैं वो 25 की है। क्यों बचत कर रहे हैं? पुराना एसेट देने के अगेंस्ट। तो ये ट्रेड इन अलाउंस फेयर वैल्यू बनती है आपके पुराने एसेट की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ को रिफ्रेज कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, ट्रेड इन अलाउंस को वहां पर ले आओ तो बाकी कैश कंसिडरेशन रह जाएगी, या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कैश कंसिडरेशन इज इक्वल टू ट्रेड इन अलाउंस, ऐसे कर, ठीक है। तो एसेट काउंट विल बी डेबिटेड विद कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट दैट इज कैश पेड प्लस ट्रेड इन अलाउंस। आपने जब ट्रेड इन अलाउंस कर रहे हैं तो नया एसेट सिर्फ कैश पेड के बराबर नहीं है, बल्कि प्लस कैश पेड के बराबर होगा नया एसेट। ट्रेड लॉस इज कंसिडर्ड एज डिस्पोजल प्रोसीड, क्योंकि ओल्ड एसेट की है ना वो, तो ट्रेड लॉस को समझा जाएगा कि वो डिस्पोजल प्रोसीड है, आपके फिक्स एसेट डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पर आएगा ट्रेड लॉस, और फिक्स एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगा। Whenever the rate of depreciation, useful life of asset, depreciation method and other residual value or residual value of asset is changed, accounting effect of such change shall be recognized prospectively, that is here and onwards. Change in depreciation method, change in depreciation rate, जो भी चेंज होगी उसकी वजह से, या रेजिडुअल वैल्यू की चेंज, उसकी वजह से जो भी चेंज आएगी, जो भी अकाउंटिंग इफेक्ट आएगा, इन द ईयर ऑफ चेंज एंड ऑनवर्ड्स में जाएगा, यानी कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाएगा। When an asset is exchanged with another asset and commercial substance does not exist in exchange, in such exchange, the cost of asset taken through exchange is out of the asset given up. ये बात हम कर चुके हैं। ये कब? जब कमर्शियल substance does not exist, carrying amount of the asset given up जो होगी वही उसकी, जो आप asset ले रहे हैं उसकी cost होगी। But when the commercial substance does exist, then cost of asset taken through exchange would be fair value of asset given up, preferably. Both asset is not determinable, the carrying amount of the asset given up would be considered as cost of asset taken through exchange. ये हमने numerical इसका देख लिया है। Existence of commercial substance means that the entity specific value means present value of the future cash flows of both assets are not equal. इसको आसान मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटिटी की कैश फ्लोज जो हैं अगर डिस्टर्ब होती हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज अगर डिस्टर्ब होती हैं उस एक्सचेंज की वजह से, तो इसका मतलब है कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं एग्जिस्ट करता। ले जी, ये कुछ बेसिक बातें थी आपकी जो कि डेप्रीसिएशन से मुतल्लक मैंने आपके साथ शेयर करना थी। अभी जस्ट एक 10 मिनट की ब्रेक मैं लूँगा फॉर असर प्रेयर, ओके, बाद विल बी बैक और डेप्रीसिएशन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। एसेट डिस्पोजल अकाउंट एक्सचेंज ऑफ एसेट के रेफरेंस में, और आप लोगों का जो रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये दो चीज़ें मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। जी, रीवैल्यूएशन ही करने लगा हूँ अभी। और इसके बाद क्या होगा कि आप लोगों के साथ कल मैं पास पेपर्स कराऊंगा विद टेक्निक्स हाउ टू पास योर एग्जामिनेशन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एग्जाम टेक्निक्स। कल हमारे जो ऑलमोस्ट ये 3 घंटे की क्लास होगी, दैट वुड बी 100% ऑन योर पास पेपर,
ठीक है, आज मैंने कुछ थोड़ा सा, बल्कि यूं आप समझ लीजिए कि हमारी जो ये रिवीजन क्लास है इसका फोकस पास्ट पेपर्स है। आज मैंने कुछ थोड़ी सी आप लोगों के साथ बेसिक्स को इसलिए डिस्कस किया है कि बाज़ बच्चों की बेस बिल्कुल भी मजबूत नहीं होती है, इसलिए मैंने एक्रूअल्स को इम्पोर्टेंट समझा, कुछ बेसिक डेप्रिसिएशन की बातें आपके साथ शेयर की हैं, कुछ आपको इंतहाई बेसिक अकाउंटिंग फंडामेंटल्स जो हैं वो वाली बातें मैंने आपसे की हैं। अभी आप जैसा कह रहे हैं हम उसके एक्सचेंज ऑफ एसेट की बात कर लें, वो भी मैं आपके साथ करता हूँ। अब मुझे बताइए एसेट डिस्पोजल अकाउंट पर कितनी ग्रिप है आपको? सर एक तो बस मीडियम चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है। ओके, आप ये करें, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया हुआ है इसको एसेट डिस्पोजल अकाउंट के साथ हम अभी सॉल्व करें। इस एसेट को, यानी कि 3 एसेट्स हैं, तीनों की आपने डिस्पोजल बनानी है एंड आई गिव यू टाइम। सब बच्चे इसमें ज़रा इन्वॉल्व हों, इसमें आपका एक्सचेंज ऑफ एसेट भी कवर हो जाएगा। ये आप सबको, मेरे इस वक्त जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्लीज़ बनाइए। मैं आपके साथ अभी इसकी फर्दर वर्किंग शेयर करूँगा। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। आपको मैं 4-5 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद आई विल इन्वॉल्व। प्लीज सिर्फ एसेट नंबर 1 का आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाइए। नंबर 1, अभी नंबर 1 का डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे आप। जूम कर लो बेटे। और एसेट 1 के बारे में ये बात उसने कही है, बस यू हैव टू फोकस ऑन एसेट 1 ओनली। तवज्जो रखिएगा बेटे। एसेट 1, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहला काम आपने ये करना होता है, जो एसेट की कॉस्ट है और उसकी क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन उसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट करेंगे उसकी कॉस्ट से। कॉस्ट है इसकी 10.3 इस केस में। ठीक बात। दूसरा काम आप क्या करते हैं, आप इस एसेट की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ख़त्म करते हैं। एसेट की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन व्हाटएवर, आप एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ख़त्म करने के लिए उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि इसकी क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है। डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब वो क्या अमाउंट है इन दोनों का नेट, दैट इज 3.9। उसने छुपाई भी है ये अमाउंट, लिहाजा 3.9 से ये आपका मामला। अब मुझे बताइए, आपने यहां पर क्या देखा था कि एसेट जब आप एक्सचेंज कर रहे हैं, जो एसेट गिवन अप की फेयर वैल्यू है माइनस कैश रिसीव्ड, क्योंकि आप ये एसेट गिव अप कर रहे हैं जिसकी फेयर वैल्यू 8.5 है, और जो कैश रिसीव हो रहा है वो आपका कैश डेबिट होगा। तो आपका न्यू एसेट कितनी अमाउंट से आ रहा है डेबिट? 7.4। और कैश कितना आपको? 1.1। ठीक है। और इसका क्रेडिट कहां जा रहा है? एसेट डिस्पोजल में। 8.5। बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब आप इसकी बना लें एस जी बेटा। देखो ना,
आप 8.5 की वर्थ का आपका एसेट है, वो आप देखकर 1.1 कैश ले रहे हैं और एक नया एसेट ले रहे हैं, तो इसका तो जो नया एसेट ले रहे हैं 1.1 कैश माइनस करने के बाद जो रकम आएगी उस पर होगा ना। इसका डिस्पोजल अकाउंट भी बना लीजिए साथ ही, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सर हमने ऊपर जो डिस्पोजल किया है एसेट का, सर हमने वो 8.5 बेटे वो तो एसेट की कॉस्ट है, वो तो ये देखो ना, मैं लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट है 10.3, और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सोल्ड वो कितनी बेटे 3.9, और डिस्पोजल को आप क्रेडिट कर रहे हैं 8.5 से अगेंस्ट न्यू एसेट एंड कैश रिसीव हो रहा है आपको। न्यू एसेट आप कहेंगे 7.4 का, कैश 1.1 का। अब आप देख लीजिए कि आपको गेन या लॉस क्या आ रहा। सर तो इसमें मैं 7.1 ही लीजिए जब हम ये तो उसने कहा हुआ है दोनों आपको जो है फेयर वैल्यूज रिलायबली मेजर हो सकती हों, तो आप फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप जो होता है उसको कंसिडर व्हाइल डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। अगर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप रिलायबली मेजर ना हो सकती हो, तब फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड को आप कंसिडर करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड। देखो आपने कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड डिटरमिन करना है। अगर दोनों फेयर वैल्यूज रिलायबली मेजर, तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप जो होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको आप कंसिडर करेंगे फॉर डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। रजिस्टर 7.1 की वैल्यू ये हमारी 7.4 आ रही है। वही ना, वो एसेट जो रिसीव्ड है उसकी फेयर वैल्यू थी 7.1, जबकि हमने जो एसेट दिया वो ज्यादा महंगा एसेट था मार्केट में, उसके बदले 1 कैश भी रिसीव कर लिया, 8.5 मिलियन का एसेट देके 1.1 कैश ले लिया, तो बाकी तो 7.4 रह जाती है ना, जो नए एसेट को वैल्यू मिलना चाहिए। आप मेरे से जो मोबाइल ले रहे हैं उसकी मार्केट वर्थ है 8.5, आप अपना जो मोबाइल मुझे दे रहे हैं उसकी मार्केट वर्थ है 7.1। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरा मोबाइल ले लें, अपना मोबाइल मुझे दे दें, प्लस मुझे 1.1 भी दें, तो मैं अपना मोबाइल 8.5 मिलियन वाला आपको देख के 1.1 कैश ले रहा हूं और आपका मोबाइल ले रहा हूं, तो आपके मोबाइल की वर्थ क्या हुई मेरे लिए 8.5 माइनस 1.1, क्यों 1.1 कैश तो मैंने ले लिया। फॉलोड? अब आगे चले। अच्छा, इसका गेन और लॉस निकाले जरा। 10.3 माइनस ये इधर क्या आता है 12.4, 12.4 माइनस 10.3 2.1, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में आपके आ रहा है। अब सेकंड सिनेरियो में आ जाइए। एसेट 2, सर किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, इसकी फिर कैरिंग अमाउंट आती है ना, ये वाली कैरिंग अमाउंट। सर एसेट गिवन अप अभी वो मैं आपको वो भी थर्ड सिनेरियो करवाता हूँ, लेकिन सेकंड सिनेरियो आप प्लीज खुद करें पहले, फिर उसके बाद मैं उस तरफ आता हूँ। प्लीज सेकंड सिनेरियो। कैश रिसीव और पेड 2.1 विद इन ब्रैकेट है, का मतलब है कि कैश आपने पे किया, और कहता है कि इन केस ऑफ 2 फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट। अब प्लीज वर्कआउट कीजिए।
जी आपने देखना है कि जो एसेट रिसीव्ड है उसको आपने किस वैल्यू पर अकाउंट फॉर करना है। सर सिर्फ एक चीज चाहिए कि कैश अगर माइनस हो रहा है और प्लस हो रहा है इसमें क्या करते हैं? बेटे जो कैश वन आपके इसमें था सिनेरियो वन में, ये आपने कैश रिसीव किया था ठीक है। और इसलिए- जो ये है ये आप कैश पे कर रहे हैं, इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में आप कैश पे कर रहे हैं। अब कीजिए प्लीज। इसमें वो कहता है कि एसेट रिसीव्ड की जो फेयर वैल्यू वो मोर एविडेंट है, यानी कि रिलायबली मेजर हो रही है। अगर मैं सिर्फ इसका डिस्पोजल अकाउंट यहां पर बनाऊं, एंट्रीज इसकी बाद में हम देखते हैं, एसेट टू एसेट का डिस्पोजल अकाउंट। तो सबसे पहली बात ये है कि कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ जो है, कॉस्ट ऑफ एसेट मींस गिवन अप ना, इधर हम में उसे कह सकते हैं गिवन अप, ठीक है, ऑफ एसेट गिवन that is 12.4 or accumulated depreciation of asset given कितनी आती है बेटे? 5.1। ओके, अब आप देखिए, आप जो एसेट ले रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू मोर क्लियरली एविडेंट है, रिलायबली मेजर हो सकती है, वो है 9 मिलियन। ठीक बात, चैट बॉक्स क्या कहते हैं, गेन 4, वो है 9 मिलियन। अब आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से कर रहे हैं कि एसेट जो आपने लिया है, न्यू एसेट 9, कैश आपका क्रेडिट होगा 1 से, और डिस्पोजल कैश कितना 2.1, सॉरी 2.1 से, और डिस्पोजल आपका 6.9 से। ठीक है, 9 आपका जो है एसेट रिसीव्ड है, कैश आप दे रहे हैं 2.1। तो अब आपके पास एसेट डिस्पोजल अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है 6.9 से। ऑलराइट, और अगर आपने इसको दोनों न्यू एसेट की वजह से 9 से आप इधर कर लें, इधर कैश पेड करते हैं, बात एक ही रहेगी। अब बताइए क्या आता है जी इम्पैक्ट? जी 14.5 और इधर 14.5 और 0.4 डेबिट्स एंड हैवी स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये है कहानी। अब थर्ड सिनेरियो आप करें, सिनेरियो 2 मैंने आपको करा दिया, अब सिनेरियो 3 करें आप। सिनेरियो 3 में क्या कहता है कि आपकी दोनों में से कोई भी रिलायबली मेजर नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में हमने क्या देखा था, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट जो है उसको लेंगे। डिस्पोजल अकाउंट बनाना तो डिस्पोजल अकाउंट पहले बना लेते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन
that is 14.5 accumulated depreciation of asset given, that is 11.1 11.1। और बेटे हमने क्या कहा था कि ऐसी कैरिंग अमाउंट अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है, न्यू एसेट डेबिट और एसेट डिस्पोजल क्रेडिट। Yes, sir. कैरिंग अमाउंट कितनी है उसने दी हुई है 3.4। 3.4 से आप इसको करेंगे। ऐसी सिचुएशन में नो 3.4 ये न्यू एसेट आपका इस अमाउंट पे आ जाएगा। तो आप देखें देयर वुड बी नो गेन नो लॉस 14.5 14.5 ये एंटी ट्रांजैक्शन समझ आ जाना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, ये तीनों सिनेरियो बड़े अच्छे रिप्रेजेंटेटिव सिनेरियोज हैं इसके। अच्छा जी, अब रीवैल्यूएशन से मुतल्लक कुछ थोड़ी सी बातचीत आपके साथ कर लेता हूँ, उसके बाद हम कल इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल्स करेंगे पास पेपर्स। एक्सचेंज ऑफ एसेट के भी हो सकते हैं, के भी हो सकते हैं, फिक्स एसेट डिस्पोजल के भी हो सकते हैं। ठीक है, वो सारे 3-4 रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस हो। फिलहाल रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन मॉडल IAS 16। December 31, 2019 cost 30,000। 31st December 2019 accumulated depreciation 10,000। okay, depreciation rate आप लीजिए 20% straight line method, इसको 50,000। ठीक है, 20% straight and nil residual value। चलो ये ले लेते हैं। ओके, 31st December 2020 the asset is to be revalued at its fair value is 70,000। December 2020 the asset is sold out for rupees 95,000। प्रॉफिट पे बेच दिया हमने कहा। चलो जी अकाउंटिंग कर रहे हैं। छोटा सा सिनेरियो है, आपने अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग फॉर द ईयर, ये 2021 मैंने लिखना है जी, 2020 फॉर द ईयर 2020 एंड 2021
remaining useful life does not change. Remaining useful residual value was not changed. लेंच छोटा सा सवाल है बस जी बेटे। एसेट अकाउंट क्या है जी आपका? 1 जनवरी 20 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी 1 जनवरी 20 को 50,000 एंड 10,000। हम कब डेप्रिसिएट कर रहे हैं इसको? एक साल के बाद पे, और तभी हम इसको रीवैल्यू भी कर रहे हैं। तो एक साल के बाद की इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 10,000 की ये हुई, और एसेट को हमने रीवैल्यू किस अमाउंट पर करना है? 70 पर। इसकी 31 दिसंबर 20 को 70,000 पे हम जो रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट बनाएंगे उसमें 20 यहाँ से आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस में जा रहा है। आई एम सॉरी, उधर रीवैल्यूएशन सरप्लस की क्रेडिट साइड पर 20 इधर यहाँ से आ रहा है। बेटे इन दोनों का डिफरेंस ना अभी समझा देता हूँ आपको। 31 दिसंबर 20 ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ये रिक्वायर्ड है आपको। अब भी बता, वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इधर से सर उस तरीके से करा देना सर आप। ये नहीं सर, अभी तख्ता लाना पड़ता सर। सब्र करो, सब्र करो। तख्ता पलट गया सर। तख्ता क्यों पलट गया? ये भी आपका उठा के यहाँ से रीवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएं। बनाया था ना यस सर। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आ गया। घुमा दिया। क्यों घुमा दिया? समझो कि नहीं? ये आपका 40,000 का आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या इशू है इसके अंदर? सर इस तरह से नाम नहीं सर ये देखो देखो सर आप अगर यहाँ से सपोजली अगर आप उस तरह से करना चाहते हो, सपोजली मैं ये कहता हूँ आप यहाँ पर 20 ये लाना चाह रहे हो, ठीक है, और यहाँ से आप 40 ले जाओगे उधर, तो तब भी तो यहाँ पर 40 ही आएगा ना। ठीक है, बात समझ में आती है? मतलब हमने कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को जीरो करना होता है। आप उसको एसेट में से रिवैल्यूएशन में ले आए या डायरेक्टली रिवैल्यूएशन में ले जाए, बात एक ही है। ऑलराइट, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अब 1 जनवरी 2021 को आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस जो है वो 70,000 आ गया। यस सर। सही। और आपके पास डिप्रीसिएशन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है जी? डेप्रिसिएशन चार्ज कितना आएगा ये इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 21 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा? 14 कैसे? गलत गलत। मुझे कैसे? वो 2 साल गुजरे ना। गुड, एक्सीलेंट। 5 साल थे। 5 साल कैसे पता चले आपको?
ये 23,300 कह रहा है, आप 13 कह रहे हो। बार देखते हैं आपने क्या कहा। आपका 70,000 ये रिमेनिंग कितने सालों पे अब डिवाइड होगा, तो कितना आता है, 20 समथिंग आएगा ना, 23,333। ये है बेटे इसके अंदर कॉन्सेप्ट, समझ आ गई है ना बात की। आपका 23,333 अब डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर आ रहा है। ऑलराइट, अच्छा अब अगली बात देखिएगा, हमने इसको भी यहाँ पे डिस्पोज ऑफ भी करना है। साल गुजर चुका है, आपके पास 1 जनवरी 2021 को बैलेंस सरप्लस का 40,000 मौजूद है। इसको एक्सेस डिप्रीसिएशन इसमें जो है वो उसका रिटेन्ड अर्निंग में पहले इम्पैक्ट लेकर जाइए। 31 दिसंबर 2021 रिटेन्ड अर्निंग्स कितना आता है इसका, 40,000 1/3 13,333। सर हम सिंपली लेस भी कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, एसेट बेच दिया, ठीक है। बाय द वे जब एसेट बिक जाए तो आप 31 दिसंबर 20 जितना बाकी बैलेंस बचा है वो भी आपने रिटेन अर्निंग को ही भेजना होता है, इसलिए 26,667। तो करते ये होते हैं कि जब एसेट बिक जाए तो आप इसको इकट्ठा ही लेकर जाते हैं, फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं लेते। ये सवाल एक मतलब पहले भी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर एसेट बिक गया तो रिटेन अर्निंग में उसकी एक्सेस डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लेकर गए। सारी की सारी एसेट जब बिकने तो एक्सेस डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट तो वो भी रिटेन अर्निंग में जा रहा है, और जितना एसेट बिकने पर बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ आपकी रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो भी आपका रिटेन अर्निंग में जा रहा है। तो सारा का सारा रिटेन अर्निंग में जा रहा है। यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट के इम्पैक्ट ले लेंगे आप। डिस्पोजल अकाउंट के इम्पैक्ट देख लीजिएगा, आपने इस पूरे साल की डेप्रीसिएशन को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, विच इज 23,333, और इसको आपने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है 70,000। ये 70,000 डिस्पोजल अकाउंट, एसेट की कॉस्ट, उसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन 23,000। जी बेटे जो भी उसकी इस वक्त ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है बेटे, इस वक्त जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है वही जाएगा ना डिस्पोजल में, उठा के ख़त्म भी तो करना है ना। कॉस्ट अगर मेरी ज़ुबान से निकल गया तो माज़रत चाहता हूँ, लेकिन उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जो है वो जाएगी। और एसेट फुली डेप्रिसिएट, इसको आपने साल पूरा डेप्रिसिएट कर दिया हुआ। आपका एसेट बिक रहा है 95,000 में, और यूँ आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में इसकी गेन आ जाएगी 48,333। ठीक है, तो एक बड़ा छोटा सा मुख्तसर सा सवाल था जिसमें कि हमने देखा आपने एसेट्स की एक्सेस डेप्रिसिएशन को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को किस तरह से आपने डेप्रिसिएट करना है। ठीक है, कल इंशाल्लाह वी विल बी, बिल्कुल शेयर कर मार्केट ही ना हो, कोई यूनिक एसेट होता है उसकी शेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रोडक्शन पोटेंशियल देखिए क्या कॉस्ट ना लेंगे कॉस्ट नहीं है भाई, ये बड़ी अपना सवाल कीजिए। सर अगर किसी एसेट की ना मार्केट ही ना हो, कोई यूनिक एसेट हो तो उसकी शेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप तो शेयर करें। एसेट की अगर कॉस्ट डिटरमिन ना हो सकती हो, ये सवाल इसका बड़ा अच्छा है। एमएस तशरीफ रखें प्लीज।
एक एसेट है, आप उस एसेट कॉस्ट डिटरमिन नहीं कर पा रहे, उस फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पा रहे, आपने उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर आना है। उसकी फेयर वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कराएंगे? देखिए बेटे, यहाँ पर उसकी आप डेप्रीसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट का भी मेथड अप्लाई करते हैं। आप देखते हैं कि उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वही एसेट अगर खरीदते तो कितने का खरीदा जाता, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस जितने साल गुजर चुके हैं उसकी डेप्रीसिएशन उसमें से माइनस करते हैं, तो वो आप डेप्रीसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो आती है उस पे फिर आप उसको रीमेजर करते हैं। लेकिन ये है उसकी मार्केट ही नहीं है सर, मार्केट में उसकी मतलब वैल्यू नहीं है। अच्छा, ऐसा एसेट जो है वो फिर आपने फैब्रिकेट करवाया हुआ है, उसके लिए अगर आप कहते हैं कि रिवैल्यूएशन मॉडल आपने लेना है, तो फिर आपके पास उसकी फेयर वैल्यू का एक और मेथड, वो क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। आप देखते हैं कि वो एसेट आपको कितने कैश फ्लोज जनरेट करके दे रहा है, वो एसेट जितने आपको कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा है उसको आप डिस्काउंट करते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, ठीक है, उसको आप फिर उसकी आप फेयर वैल्यू कहेंगे। और तीसरी इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस किस्म का एसेट है तो आप फेयर वैल्यू मॉडल पे क्यों, रिवैल्यूएशन मॉडल पे क्यों जा रहे हैं? आप कॉस्ट मॉडल पे रहिए। जस्ट अपनी कॉस्ट। हाँ जी, देखो IAS 16 आपको मजबूर नहीं करता रिवैल्यूएशन मॉडल पे आने को, आप उसको चले जाएं, सारी जिंदगी चलाते चले जाएं, ठीक है। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ताला पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है हमने डेप्रिसिएशन की, इंशाल्लाह। आप कुछ थोड़ा सा अगर देख के आना चाहें तो देखें। थैंक यू।